Good morning, students. Myself, Dr. Amita Telang, Assistant Professor, Department of Computer Science, गुरुकुल महिला महाविद्यालय रायपुर। आज इस लेक्चर वीडियो में हम मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ CPU ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे कंटेंट होंगे कंप्यूटर मेमोरी, देन सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी एड्रेसिंग, हाउ डज कंप्यूटर मेमोरी वर्क, and memory size, and CPU memory addressing capacity. So let us start with computer memory. तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज यूनिट जिसे हम कहते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है जिसका यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को उसमें स्टोर कर सकते हैं। कोई भी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस के बिना कंप्यूटर ना तो बूट कर पाएगा और ना ही किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग कर पाएगा, क्योंकि जब प्रोसेसिंग की जाती है तो उस समय डेटा को शॉर्ट टाइम के लिए या फिर परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा को हम टेम्परेरीली भी स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डेटा स्टोरेज का पर्पस होता है कि उस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करके रखा जाए। सो यहाँ पर जब स्टोरेज की हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के स्टोरेज मीडियम अवेलेबल हैं, जैसे कि बेसिकली जो कंप्यूटर मेमोरीज़ होती हैं उन्हें हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है CPU रजिस्टर, दूसरा है कैश मेमोरी, तीसरा प्राइमरी और मेन मेमोरी, और चौथा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की है। नीचे आप देख सकते हैं कैपेसिटी के बेस पे अगर देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद कैश मेमोरी, और सबसे कम मेमोरी कैपेसिटी होती है CPU रजिस्टर्स की। लेकिन यदि हम स्पीड की बात करें तो सबसे हाई स्पीड में आता है CPU रजिस्टर्स, फिर कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और सबसे कम स्पीड होती है सेकेंडरी मेमोरी की। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और CPU रजिस्टर्स ये आपके इंटरनल मेमोरी कहलाते हैं, ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी है और ये परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है। तो ये कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की है, इसके द्वारा हम कंप्यूटर की मेमोरी को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आज इस क्लास में क्योंकि हमें एड्रेसिंग मोड डिस्कस करना है जो कि इंटरनल मेमोरी का एक पार्ट है, और इंटरनल मेमोरी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है, तो उसके लिए हमें इस चीज़ को याद रखना होगा कि जब भी कंप्यूटर में CPU प्रोसेसिंग करता है तो उस समय प्रोसेस्ड डेटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमें एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। सो अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन फैब्रिकेटेड बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो जो सेमीकंडक्टर स्टोरेज होता है उसमें ट्रांजिस्टर मेमोरी, मेमोरी चिप या लार्ज स्केल मेमोरी के रूप में ये अवेलेबल होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड मेमोरी के रूप में। इनका जो मेन मेमोरी कंपोनेंट है ये, और इसका यूज़ किया जाता है डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। मेन मेमोरी एलिमेंट जो होते हैं, जब भी हम कहेंगे मेन मेमोरी तो हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी के। जब भी हम ये नाम लें मेन मेमोरी तो हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, तो हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस की जो इंफॉर्मेशन या कोड को परमानेंटली स्टोर करने का काम करते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकता है।
यही कारण है कि इनका मेमोरी का जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है, मींस डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है, वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये सीपीयू के साथ में डायरेक्टली लिंक होते हैं। सीपीयू बहुत फास्टली इससे डेटा को स्टोर कर सकता है और इससे डेटा को एक्सेस कर सकता है। कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ हैं रैम, एस रैम, डी रैम, रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम एट्सेट्रा। इसे हम डिटेल में देखते हैं। सो हियर इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी को हम दो क्राइटेरिया में क्लासिफाई करेंगे। पहला होता है एक्सेस टाइप। तो एक्सेस टाइप के बेस पे सेमीकंडक्टर मेमोरी की दो कैटेगरीज हैं। पहला है सीरियल एक्सेस और दूसरा है रैंडम एक्सेस। सीरियल एक्सेस में FIFO और LIFO ये दो कैटेगरीज दिया हुआ है, और रैंडम एक्सेस में दो कैटेगरीज हैं, वो है रीड राइट और रीड ओनली। रीड राइट कैटेगरी में सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की हैं, SRAM और DRAM, और रीड ओनली कैटेगरी में आती है NV-ROM और NV रीड राइट। इसके और कैटेगराइजेशन दिए हुए हैं, जैसे कि जो NV-ROM है, NV फॉर नॉन वॉलेटाइल, ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, PLD और ROM, और NVRW जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, EPROM, EEPROM और फ्लैश। इनके फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं। FIFO का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, SRAM means static random access memory, DRAM for dynamic random access memory, NV non-volatile, ROM read only memory, PLD programmable logic device, EPROM erasable programmable read only memory and EEPROM electrically erasable PROM। तो ये इस कैटेगराइजेशन में दिए हुए जो नाम हैं, जो कैटेगरीज है, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद दूसरा कैटेगराइजेशन किया गया है डेटा रिटेंशन कैपेबिलिटी पे। डेटा रिटेंशन कैपेबिलिटी का मतलब होता है डेटा मेमोरी में कितने समय तक सुरक्षित रहता है या स्टोर रहता है। सो अगर इसकी बात की जाए तो इस बेस पे दो प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ हैं, एक है वॉलेटाइल और दूसरी है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में दो कैटेगरीज़ हैं, एक है SRAM और DRAM, और नॉन वोलेटाइल में ROM और फ्लैश, ये दो कैटेगरीज हैं। अगेन ROM इज सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, PROM, EPROM, EEPROM, and flash is further subdivided into NOR and NAND. So this categorization is based on data retention. Now we will talk about volatile memory. So volatile memory क्या है? तो वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करके रखती है। इसमें डेटा सिर्फ तब तक स्टोर रहता है जब तक कि पावर सप्लाई ऑन है, मतलब IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक डेटा उसमें स्टोर रहेगा, और जैसे ही IC की पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा या रिफ्रेश हो जाएगा। तो वॉलेटाइल मेमोरी में जो मेमोरी होती है RAM जो हमने देखा था रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्परेरीली होल्ड करके या स्टोर करके रखती है। जब तक पावर ऑन है तब तक डेटा स्टोर रहेगा, और जैसे ही पावर ऑफ होगा डेटा का स्टोरेज, डेटा जो है वो वहाँ से हट जाएगा या रिफ्रेश हो जाएगा। सो ये जो RAM होता है इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। रैम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, SRAM और DRAM। SRAM फॉर स्टैटिक रैम। तो SRAM जो होता है उसमें एरे ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा तब तक स्टोर करके रखता है जब तक पावर सप्लाई ऑन है। और DRAM की बात करें तो DRAM ये रीड राइट मेमोरी है जो डेटा को कैपेसिटर्स के जो चार्ज होते हैं उनके फॉर्म में, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर इनका जो पेयर होता है इसके फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ये डेटा को कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्टोर करके रखता है
और समय समय पर रिफ्रेश कर देता है ताकि न्यू डेटा जो है वो न्यू डेटा उसमें स्टोर किया जा सके। तो ये रैंडम एक्सेस फीचर को रखता है, लेकिन इसका ये यहाँ पर विशेषता है कि ये क्या करता है, पीरियोडिकली रिफ्रेशिंग करता है जो भी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की जब बात करें तो बिल्कुल अपोजिट है वोलेटाइल का। इसमें डेटा जो है मेमोरी में तब भी रहता है जब पावर सप्लाई ऑन नहीं है, मीन्स ऑफ है। मतलब हम डेटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करके रखते हैं। रोम इसी कैटेगरी की मेमोरी है जिसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये एक्चुअल में मेमोरी एरे होता है जो कि प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा परमानेंटली प्रोग्राम किया जाता है। हम जो है या प्रोसेसर जो है वो डेटा के जो इसके डेटा होते हैं इसको किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार इसकी प्रोग्रामिंग होने के बाद प्रोसेसर और यूज़र इस डेटा में कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये केवल जो प्रोसेसर है वो केवल डेटा को रीड कर सकता है और उस डेटा में कोई चेंजेस वो नहीं कर सकता है। जब हम बात करते हैं रोम की तो एक और पॉइंट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डेटा की लोडिंग होती है उस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब जब रोम में डेटा लोड होता है तो वो कहलाती है प्रोग्रामिंग। अब रोम के इस नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि रोम जो है वो अलग अलग नेचर पे वर्क कर रहा है, तो इसे और क्लासिफाई किया गया है। पहला है कस्टम प्रोग्राम्ड रोम। तो ये जो कस्टम प्रोग्राम्ड रोम होता है ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फैब्रिकेशन और ये परमानेंटली स्टोर रहता है। देन प्रोग्रामेबल रोम, ये प्रोग्राम किया जाता है यूज़र के द्वारा, लेकिन इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसे एक बार रीप्रोग्राम किया जा सकता है, मीन्स इसके कंटेंट को आप इरेज करके इसमें नया कंटेंट डाल सकते हो। EPROM ये इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ये भी रीप्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इसमें प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा को अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करके डिलीट किया जा सकता है और उसमें नया डेटा डाला जा सकता है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ये भी क्या है, इसमें डेटा को रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है, लेकिन इसमें डेटा को डिलीट करने के लिए इलेक्ट्रिकली इरेसेबल जो फॉर्मेट होता है जिसमें क्या होता है एक्सटर्नल वोल्टेज जो होता है उसका यूज़ किया जाता है डेटा को इरेज करने के लिए। मीन्स चिप में जो डेटा है उसको इरेज करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, मीन्स एक्सटर्नल वोल्टेज इसका यूज़ किया जाता है ताकि वो डेटा वहाँ का डिलीट हो सके। तो जितने भी लेटेस्ट वर्जन्स हैं रोम के उसमें चिप के अंदर ही सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है और वो सारे EEPROM बेस्ड होते हैं। इसके आगे के वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।